कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कटक तक भारत एक है। ये हम कहते आए हैं, सुनते आए हैं, और इसमें भला क्या शक है कि भारत एक है। हालांकि भारत एक ना हो, टूट जाए, बिखर जाए, बट जाए, इसके लिए बहुत षड्यंत्र किए गए, साजिशें की गई। भारत की आजादी से पहले अंग्रेजी हुकूमत ने पाकिस्तान के निर्माण की पटकथा लिखकर भारत का बंटवारा तय दिया था। पर बात इतने भर पर नहीं रुकी, मंशा कुछ और भी थी। जब भारत आजाद हुआ उस समय देश 562 देसी रियासतों में बटा हुआ था और अंग्रेजी हुकूमत ने बड़ी चालाकी के साथ इन रियासतों को यह अधिकार दे दिया कि वो भारत या पाकिस्तान जिसके साथ चाहें अपनी रियासत का विलय कर लें। उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत और भारत विभाजन के खलनायक मोहम्मद अली जिन्ना जिस तरह की साजिशें रच रहे थे, अगर वो उसमें कामयाब हो जाते तो भारत का मानचित्र आज कुछ और ही होता। और अगर उस वक्त भारत के पास एक असरदार सरदार ना होता तो भारत के नक्शे के बीचों बीच बहुत बड़ा क्षेत्र या तो एक अलग देश होता या पाकिस्तान का हिस्सा बनकर भारत के पेट में एक नासूर की तरह होता। लेकिन असरदार सरदार यानी सरदार पटेल ने सभी साजिशों को नाकाम करके भारत को एक कर दिया। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डीडी दस्तावेज। और डीडी दस्तावेज में आज के एपिसोड में हम प्रसार भारती आर्काइव्स के खजाने से देखेंगे और जानेंगे भारत के राजनीतिक एकीकरण का इतिहास। 1947 में विभाजन की विभीषिका के बीच भारत आजाद हुआ। आजाद होने की खुशी तो थी, लेकिन चुनौती यह थी कि रियासतों में बटे भारत को एक कैसे किया जाए। आजादी के करीब एक महीने पहले ही 5 जुलाई को सरदार पटेल के नेतृत्व में डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स का गठन किया गया। वीपी मेनन को इस विभाग का सचिव बनाया गया और भारत को एक करने की जिम्मेदारी इन्हीं 2 लोगों के ऊपर थी। सरदार पटेल ने भारत को एक करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया था। पर इसी बीच बंटवारे के बाद जिस तरह पाकिस्तान बन चुके इलाकों से शवों से भरी ट्रेनें आ रही थी, उससे माहौल गमगीन हो गया था। जगह जगह दंगे हो रहे थे। सरदार पटेल देश के पहले गृह मंत्री थे और उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी थी, दंगों को रोकने की और शरणार्थियों के पुनर्वास की। आजादी के एक महीने बाद सरदार पटेल ने भारी मंच से देश को संबोधित किया। उस वक्त उन्होंने इस नरसंहार पर क्या कहा, यह आप प्रसार भारती आर्काइव्स के यूट्यूब चैनल पर आज भी सुन सकते हैं। I was waiting for happier circumstances and more suitable conditions in the country for me to come to the microphone to place before you a few thoughts, but fate has ruled otherwise, and it is my painful duty to speak to you tonight in conditions which are tragic beyond words. It is thus with a heavy heart and in obedience to the call of duty that I have decided to say a few words. Almost a month ago, we were all celebrating with unparalleled enthusiasm and joyfulness one of the most momentous events in any country's history, namely the celebration of our hard-won freedom from foreign domination. Our joy on the occasion of these celebrations was somewhat subdued by the tragic events that were taking place elsewhere in some parts of the country. Horror and atrocities were being perpetrated, but they were so circumscribed that we had hoped that we would be able to isolate them in that restricted area. But the area has since then widened, and the frenzy and intensity of communal violence have overtaken men, women, and children over a wide stretch of territory. Untold human sufferings and unspeakable brutalities have been inflicted,
In short, there has been a virtual slaughter of innocents, of which we shall have to revert to the Middle Ages to find a historical parallel. Like an avalanche, this savagery has swept with it human beings, cattle, dwelling houses. भारत के विभाजन और विभाजन के बाद हुए इस नरसंहार के लिए आखिर कौन जिम्मेदार था, ये अब इतिहास की बात है, लेकिन आज भी इस विषय पर चर्चा और बहस लगातार होती रहती है। 1988 में दूरदर्शन ने पंडित नेहरू की पुस्तक भारत एक खोज पर 53 कड़ियों का धारावाहिक प्रसारित किया था। इस धारावाहिक को आज भी आप प्रसार भारती आर्काइव्स के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। धारावाहिक का एक एपिसोड भारत विभाजन के हालात पर कुछ रोशनी डालता है। देखिए उसी के कुछ अंश। सर सैयद की राष्ट्रीय आंदोलन से परे रहने की नीति भले ही देर तक सफल न रही हो, लेकिन उनके साथी नवाब मोहसिन उल मुल्क ने अंग्रेज सरकार को मुसलमानों के लिए अलहदा चुनाव क्षेत्र का खास हक देने पर राजी किया। इस एक अलग हक ने आगे चलकर भारत में अलगाववाद को काफी बढ़ावा दिया। इन अलग चुनाव क्षेत्रों की बिना पर 1916 में कांग्रेस को मुस्लिम लीग से समझौता करना पड़ा। फिर खिलाफत आंदोलन के कारण लीग की अहमियत कम हो गई और खिलाफत पार्टी और जमीयत उल उलेमा और अहरार ने डटकर 1921 के आंदोलन में कांग्रेस का साथ दिया। अपने हितों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने 1927 में साइमन कमीशन हिंदुस्तान भेजा, जिसकी जबरदस्त मुखालफत हुई। 1927 के अंत में फिर मुस्लिम लीग और कांग्रेस में नए संविधान के बारे में बातचीत हुई और मोतीलाल नेहरू की सदारत में एक रिपोर्ट तैयार की गई। इस रिपोर्ट के कुछ मुद्दों को लेकर मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और कांग्रेस में सख्त इख्तिलाफ हुए और आखिर लीग की कई शर्तें रद्द कर दी गईं। इसके बाद लीग ने फिर जोर पकड़ा और 1931 के आंदोलन में मुसलमानों को भाग न लेने पर उकसाया। तब तक खिलाफत पार्टी बिखर चुकी थी, मगर जमीयत उल उलेमा और अहरार पार्टियों ने राष्ट्रीय आंदोलन का साथ नहीं छोड़ा। सलीम भाई। अरे शाही, जी। अम्मी पूछ रही थी अब्बा की कोई खबर आई, इलाहाबाद से कब तक वापसी होगी? उनकी तो कोई खबर नहीं आई, लेकिन इस अखबार में बहुत दिलचस्प खबर आई। अब्बा के बारे में? नहीं, अल्लामा इकबाल के बारे में। वो इलाहाबाद में लीग के जलसे की सदारत कर रहे थे, तो उन्होंने एक मुस्लिम रियासत का मुतालबा किया है। फरमाते हैं, मैं पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और सूबे सरहद को एक रियासत की शक्ल में देखना चाहता हूं जो खुद मुख्तार हो, चाहे वो बरतानवी सल्तनत की हुदूद के अंदर हो या बाहर। शिमाल मगरिबी मुसलमानों की मंजिल एक आज़ाद मुत्तहिदा रियासत का क़याम ही नजर आती है। शायर है ना, शायरों का काम ही ख्याल की दुनिया बसाना है। शुक्र करो शाहीन, किसी ने उनकी बात को संजीदगी से नहीं लिया। अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो जाता तो समझ लो कि फितना खड़ा हो जाता। कैसा फितना? हिंदू कहते जहां उनकी अक्सरियत है वहां उनकी रियासत मिलनी चाहिए। हिंदू मुसलमानों में खूब जुदम पैदा हो जाती और फायदा होता अंग्रेज का। लगता है आप अलीगढ़ में रहकर काफी समझदार हो गए हैं, या फिर ये अब्बा और चचा मियां के साथ रहने का नतीजा है? तारीफ का शुक्रिया मोहतरमा, लेकिन मेरी समझदारी में ना आपके अब्बा का हाथ है ना मेरे अब्बा का हाथ है। माफ कीजिएगा, वो तो खुद इंतहाई कंफ्यूज हैं। हाय अल्लाह, कैसी बातें करते हैं सलीम भाई। वो बुजुर्ग हैं इसलिए मुंह पर नहीं कहता, लेकिन पीछे तो कह सकता हूँ। हमारे अब्बा अब तक खिलाफती बने हुए हैं, जबकि खिलाफत खत्म हुई तो जमाना गुजर गया भाई। तो क्या हुआ? खिलाफत कमेटी वतन की आजादी के लिए ही तो कोशिश कर रही है ना। यही तो मुसीबत है शाहीन। आधे लोग कहते हैं कि मुसलमानों कोई वतन नहीं होता क्योंकि वो एक अजीम मिल्लत इस्लाम का एक मेंबर है, और बाकी आधे कहते हैं कि इस्लाम वतनीयत के खिलाफ नहीं है, वतन पहले मिल्लत बाद में। इस पर जमीयत उल उलेमा और अल्लामा इकबाल को लेकर कितनी बहस हुई है। आपका क्या ख्याल है, क्या मजहब की कोई अहमियत नहीं? मेरे ख्याल से मजहब एक जाती मामला है शाहीन, और मजहबी अक्सरियतों की मांग ये होनी चाहिए कि उन्हें अपने मजहब और तौर तरीके कायम रखने के लिए एक महफूज माहौल मिले, बस। अब्बा तो कहते हैं कि आजादी के बाद मुसलमानों को उनके बराबर के हक नहीं मिलेंगे अगर उसके लिए अभी से एहतजाज न करें। यही तो अफसोस की बात है शाहीन। मजहब की जगह ले लिए फिरका परस्ती ने, यानी कुछ लोगों का ग्रुप ये कहता है कि वो मजहब पर मबनी है और उसकी मांगों का मजहब से कोई वास्ता नहीं है। उसकी मांगे सिर्फ वास्ता रखती हैं सरकारी ओहदों से, नौकरियों से और सियासी ताकत से। तो आपका मतलब है कि अब्बा दोगले ख्यालों के हैं? नहीं, चचा जान तो ऐसे नहीं है, लेकिन वो भी जज्बात में ये भूल रहे हैं कि लड़ाई गरीबी और जहालत के खिलाफ भी लड़नी है।
जो उनके महदूद दायरों में रहकर नहीं लड़ी जा सकती। 1932 में अंग्रेज सरकार की ओर से सांप्रदायिक अवार्ड का ऐलान हुआ, जिसमें यह तय हुआ कि चुनाव क्षेत्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी और प्रांतों में सरकार कायम होगी, जिसमें हिंदुस्तानियों की काफी दखल होगी। मगर पूरे मुल्क के लिए केंद्रीय सरकार बनाने पर अंग्रेज राजी नहीं थे। हर संप्रदाय के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र मुकर्रर हुए और इस कानून के तहत 1936-37 में चुनाव तय हुए। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग बुरी तरह हारी। हालांकि कांग्रेस कई प्रांतों में जीती, लेकिन कांग्रेस ने खास मुस्लिम चुनाव सीटों पर बहुत कम उम्मीदवार खड़े किए और जहां किए भी वहां आधी से कम जगहों पर फतेह हासिल की। इसके बाद लीग के सदर मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस से फिर एक बार समझौता करना चाहा, मगर शर्त यह थी कि मुस्लिम लीग को ही हिंदुस्तानी मुसलमानों का एकमात्र नुमाइंदा स्वीकारा जाए, जो शर्त कांग्रेस ने रद्द कर दी थी। इसके बाद झांसी के एक उपचुनाव में लीग ने पहली बार इस्लाम खतरे में है का नारा अपनाकर कामयाबी हासिल की, तो लीग और कांग्रेस में तनाव बढ़ गया। फिर क्या, अंग्रेजों की फूट डालकर कमजोर करो वाली नीति जो वो आयरलैंड में आजमा चुके थे, यहाँ भी कारगर साबित हुई और देखते देखते मुल्क के बंटवारे के लिए मांग बढ़ने लगी। अंग्रेजी हुकूमत ने जिन्ना जैसे कुछ लोगों को अपना मोहरा बनाया और भारत का बंटवारा कर दिया, पर अंग्रेज शायद इससे भी संतुष्ट नहीं थे। इसीलिए उन्होंने रियासतों में बटे भारत के राजाओं को यह विकल्प दिया कि वो अपनी रियासत का भारत या पाकिस्तान जिसके साथ चाहें विलय कर सकते हैं। एक तरफ अंग्रेजों का षड्यंत्र था तो दूसरी तरफ जिन्ना की साजिशें। मोहम्मद अली जिन्ना कई रियासतों के राजाओं और नवाबों से मिले और उन्हें कहा कि वो उन्हें ब्लैंक पेपर साइन किया हुआ कागज देने को तैयार हैं। उस कागज पर उन्हें जो चाहिए लिख लें, सारी मांगें स्वीकार होंगी, बस वो अपनी रियासत का विलय हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में करें। सरदार पटेल और वीपी मेनन भी रियासतों के राजाओं से मिल रहे थे, उन्हें समझा रहे थे कि भारत की अखंडता के लिए उनका विलय जरूरी है। सरदार की पहली प्राथमिकता थी कि बिना कोई रक्त बहाए रियासतों को भारत में मिलाया जाए। उन्होंने देशी राजाओं को बहुत समझाया कि उन्हें स्वायत्तता देना संभव नहीं होगा। सरदार पटेल ने खराब स्वास्थ्य के बावजूद भारत को एकजुट करने के लिए जिस तरह दिन रात एक कर दिया, यही वो कारण है जिससे भारत का राजनीतिक एकीकरण सरदार पटेल के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। प्रसार भारती आर्काइव्स पर सरदार पटेल हिज लाइफ एंड वर्क नाम से एक डॉक्यूमेंट्री है, हमें वो भी कुछ ऐसा ही बताती है। स्वाधीन भारत की पहली सरकार में सरदार पटेल गृह मंत्री बने। उनके सामने कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा पाकिस्तान से बड़ी संख्या में आने वाले शरणार्थियों की गंभीर समस्या थी। सरदार ने कहा, हम इस समस्या का सामना करेंगे और कामयाब होंगे। इसके बाद सरदार 500 देशी रजवाड़ों को भारतीय संघ में मिलाने के काम में जुट गए। लेकिन ये छोटे छोटे जो वाड़े हैं उससे बहुत नुकसान होता है और जिस चीज से मुल्क को फायदा नहीं होता है, इस चीज से आकर हमको खुद को भी नुकसान होता है। वो चीज हमें समझ के हमें जो हिंदुस्तान आज सदियों के बाद एक हुआ है और एक मौका मिला है और एक अवसर हमारे पास आया है, वो घुमाना नहीं चाहिए। देशी रजवाड़ों का भारतीय संघ में विलीनीकरण शायद सरदार पटेल की सबसे बड़ी कामयाबी थी। सरदार पटेल ज्यादातर रियासतों को समझाने में कामयाब रहे। कुछ राजाओं और नवाबों ने इनकार तो किया, पर वहां की देशभक्त जनता ने उन राजाओं के खिलाफ विद्रोह कर दिया और धीरे धीरे विलय का यह सिलसिला चलता रहा। Pratap Singh Gaikwad, the ruler of Baroda, said, I am integrating my state today into the dominion of India
hoping that this would be in the interest of the country as a whole. पर जम्मू कश्मीर का विलय एक बड़ी चुनौती बना रहा। जम्मू कश्मीर के एकीकरण का जिम्मा खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाया था। वहां के महाराजा भारत से विलय के मसले पर टालमटोल कर रहे थे। इसी बीच 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना ने कबायलियों के भेष में कश्मीर पर हमला कर दिया और पाकिस्तानी सेना कश्मीरियों का कत्लेआम करने लगी, कश्मीरी महिलाओं की इज्जत लूटने लगी। महाराजा ने भारत से मदद मांगी। भारत ने कहा कि बिना विलय के वो अपनी सेना कश्मीर में नहीं भेज सकता। 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और फिर भारत की सेना कश्मीर पहुंची। सेना ने कश्मीर को तो बचा लिया, पर भारतीय शासकों की कुछ गलतियों की सजा कश्मीर को और कश्मीरियों को 8 दशक तक भुगतनी पड़ी। ठीक कहें तो 5 अगस्त 2019 तक, जब तक विभेदकारी और विभाजनकारी 370 को हटाया नहीं गया, और इसे हटाने के लिए भी मां भारती के सपूतों को लंबा संघर्ष करना पड़ा। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी एक देश में 2 प्रधान, 2 संविधान, 2 निशान का विरोध करते हुए शहीद हो गए। प्रसार भारती आर्काइव से देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर एक डॉक्यूमेंट्री का ये अंश। केंद्रीय सरकार के असामयिक निर्णयों से पुनः पूर्व पाकिस्तान से हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया और उधर जम्मू कश्मीर में घुसपैठियों और तत्कालीन सरकार ने दमन का चक्र शुरू कर दिया। 6 महीने में 2500 सत्याग्रही जेलों में ठूंस दिए गए। डॉक्टर साहब, उठो बेटा, उठो। डॉक्टर साहब, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ। डॉक्टर साहब, इस आंदोलन में मेरे ससुर जी का देहांत हो चुका है और मेरे पति भी बीमार है। तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। मैं जम्मू जा रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। आपके जम्मू पहुँचने पर उनके आंदोलन को बल मिलेगा डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, आपने का जम्मू जाने का पक्का मन बना लिया? मन तो पक्का ही होता है, पर हम अकेले किधर है? वाजपेयी है, वहीद जी है और तेजचंद है और भी बहुत सारे बंधु है, पर बिना परमिट के। हमारा दोस्त जवाहरलाल कहता है कश्मीर हमारा देश का अभिन्न अंग है, फिर भी हम कश्मीर में बिना परमिट के नहीं जा सकते। क्या हमारे देश के लोग मूर्ख हैं? मन कहता है कि सरकार आपको बिना परमिट जाने के लिए यहाँ नहीं, कश्मीर की धरती पर पकड़ेगी ताकि आप छूट ना सके। वहाँ हमारी सरकार का रूल नहीं चलता, वहाँ हमारे सुप्रीम कोर्ट का कानून नहीं चलता। वाजपेयी, हमारा देश का रोल वहाँ होना चाहिए, यही हमारा मिशन है। मैं आजाद भारत का सिटीजन हूँ, भारत की पार्लियामेंट का मेंबर हूँ। कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर के हैं। ये मेरा अधिकार है कि मैं वहाँ जाऊँ और ये देखूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। ये मेरा ड्यूटी है, यही मेरा धर्म है। इसे मुझे करने से कोई नहीं रोक सकता, मौत की नहीं। एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इसी धर्म को पूरा करने के लिए जब वे कश्मीर की सीमा पर बने रावी नदी के पुल को पार कर रहे थे और पुल पर पहुंचे ही थे कि पुलिस आ गई। डॉक्टर मुखर्जी को गिरफ्तार करके श्रीनगर लाया गया। 23 जून तक उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई। तब उन्हें डॉक्टर अली की आज्ञा से हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया पर उनकी हालत बिगड़ती चली गई और रात 2:30 बजे उनका देहांत हो गया। पंचभूतों से बना शरीर वापस पंच तत्वों में मिल गया। भारत के आजाद होने के 1 साल बाद तक भी राजनीतिक विलय का यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। मई 1948 में जब ग्वालियर और इंदौर रियासतों के विलय के साथ मध्य भारत बना, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कुछ इस तरह इन रियासतों का शुक्रिया अदा किया। इस मध्य भारत में 2 ऐसे बड़े राज्य, प्रतिष्ठित राज्य, ऐतिहासिक राज्य ग्वालियर और इंदौर था, जिनमें अलग रहने की भी शक्ति थी। लेकिन फिर भी उन्होंने ये निश्चय किया इस मध्य भारत में आना, और मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने निश्चय किया वो ठीक निश्चय किया, हर तरह से ठीक किया, और मैं उनको बधाई देता हूँ।
आजादी का 1 साल पूरा होने पर 15 अगस्त को सरदार पटेल ने भी राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इन रियासतों का आभार प्रकट किया, पर साथ ही भारत का राजनीतिक एकीकरण कितनी बड़ी चुनौती था, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि उस वक्त ज्यादातर लोग यही मानते थे कि भारत टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगा। जैसा एक कौमी मामला था, वैसा एक पेचीदा मामला देशी रियासतों का था। जब सार्वभौम सत्ता हिंदुस्तान में से अपना बिस्तरा लपेट के चली और जब उसने ऐलान किया कि इधर पैरामाउंट से खत्म होती है, उस समय पर मुल्क में क्या होगा और मुल्क एक रहेगा या तो उसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, उस बारे में बहुत लोगों का अलग अलग ख्याल था और बहुत लोग चिंता में गिरे थे। लेकिन जो राजा महाराजाओं थे उसमें से बहुतों ने काफी स्वदेशाभिमान बताया और भारत की सरकार को साथ दिया। उसके लिए मैं आज इन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि उनकी मदद से आज मुल्क में जो एकता हुई है वो सैकड़ों साल पहले कभी नहीं थी। इतनी एकता हमने बनाई है। तो हिंदुस्तान का टुकड़ा होते हुए भी भारत आज एक बहुत बड़ा मुल्क, और जो काम हमें करना है वो काम हम करें तो सारी दुनिया में हिंदुस्तान जो अपना योग्य स्थान है वो ले सकता है। और आजादी के 1 साल बाद भी सरदार साहब का काम पूरा नहीं हुआ था। कश्मीर में तो लड़ाई चल ही रही थी और हैदराबाद का नवाब भी भारत से मिलने को तैयार नहीं था, लेकिन सरदार साहब को खुद पर और भारत की ताकत पर पूरा भरोसा था। सुनिए 15 अगस्त 1948 को उन्होंने क्या कहा। अब हमारा प्रथम कर्तव्य जो हिंदुस्तान में शांति रखने का या शांति स्थापित करने का था वो ठीक तरह से हुआ है, तो अभी परिपूर्ण नहीं हुआ है, ये हमें मानना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो हिंदुस्तान के भीतर में एक तो कश्मीर में लड़ाई चलती है और दूसरा हिंदुस्तान की हौजरी में हैदराबाद का एक बहुत बड़ा अवसर पड़ा है और वहां से कौमी जहर दिन प्रतिदिन उगल रहा है, फैल रहा है। उन दोनों चीज का फैसला करने की हमारी पूरी कोशिश है और हम उम्मीद रखते हैं और हम विश्वास भी दिलाना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इतना हम करेंगे। हालांकि हैदराबाद से पहले जिन्ना के उकसावे में आकर जूनागढ़ के नवाब ने भी कुछ इसी तरह की चाल चली थी, पर सरदार पटेल के फौलादी इरादों ने जूनागढ़ के नवाब को पाकिस्तान भागने पर मजबूर कर दिया। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी जो चारों तरफ से भारतीय भूमि से घिरी थी। वहां के निजाम ने पाकिस्तान के कहने पर स्वतंत्र राज्य का दावा किया और अपनी सेना बढ़ानी शुरू की, हथियारों का आयात करना शुरू कर दिया। पटेल तब चिंतित हो उठे और उन्होंने भारतीय सेना का ऑपरेशन पोलो चलाने का फैसला किया। तब भारतीय सेना 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में प्रवेश कर गई। 3 दिनों के बाद आखिरकार हैदराबाद के निजाम और रजाकारों की उनकी निजी सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस सब को समझने के लिए प्रसार भारती आर्काइव्स पर सरदार पटेल हिज कंट्रीब्यूशन इन नेशन बिल्डिंग शीर्षक से छोटी सी एक फिल्म है, इसका ये अंश देखिए।
15 अगस्त 1947 की सुबह जब भारत आजादी के नए दौर में प्रवेश कर रहा था, तब तक 3 रजवाड़े जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद ने भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया था। तब तक 560 से ज्यादा रजवाड़ों का भारत में विलय किया जा चुका था। जूनागढ़ रियासत के नवाब को मोहम्मद अली जिन्ना ने उकसाया था, लेकिन सरदार ने ऐसी रणनीति बनाई कि नवाब सब कुछ छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान भाग गए। वहीं हैदराबाद रियासत के निजाम कहा करते थे कि जब तक आसमान में चांद तारे रहेंगे, हैदराबाद तब तक आजाद रहेगा। लेकिन 18 सितंबर 1948 को सरदार पटेल ने भारतीय सेना के ऑपरेशन पोलो के जरिए हैदराबाद रियासत का भी भारत में विलय करा दिया। जम्मू और कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र में होने की वजह से वो एक अंतर्राष्ट्रीय मसला बन गया था, जिसमें दखल देने से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने मना किया था। एकीकरण के 1 साल तक चले इस अभियान में भारत को एक मुकम्मल राष्ट्र की शक्ल मिली और हमें मिला एक लौह पुरुष। तो ये थी भारत के राजनीतिक एकीकरण की कहानी। ये हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत के राजनीतिक एकीकरण की ये कहानी हमें बताती है कि आज भी हमें बांटने वाले, तोड़ने वाले लगातार लगे हैं। आज भी ऐसी ताकतें सक्रिय हैं, पर भारत को एक रहना है, एकजुट रहना है।